जय गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, मैंने बचपन में एक पिक्चर देखी थी। जिन लोगों की उम्र हो गई है उन्होंने भी वो पिक्चर देखी होगी। पिक्चर का नाम था प्यासा। गुरुदत्त उसके मेन एक्टर थे और गुरुदत्त का एक डायलॉग और एक गाना मुझे अभी तक याद है। और उस डायलॉग में उन्होंने कहा था, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। और उन्होंने उसमें संदर्भ लिया था कि जिस देश के अंदर, जिस महान धरती के भीतर भगवान ने खुद जन्म लिया हो, उस देश के अंदर जब हम देखते हैं कि महिलाओं को वेश्यावृत्ति करनी पड़ती है, दबंग लोगों के रेप का सामना करना पड़ता है, तो जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। देखिए, इस धरती माता ने, इस भारत माता ने हमको सब कुछ दिया है, मुझे सब कुछ दिया है। और मैं अपने माता पिता के बाद अगर सबसे ज्यादा सम्मान किसी को देता हूं तो इस भारत माता को देता हूं, इस देश को देता हूं, जिसने मुझे अलग अलग रूप दिखाए, अलग अलग तरह का वात्सल्य दिखाया, अलग तरह का प्रेम दिखाया। जब मुझे अपना प्रयागराज याद आता है, जब मुझे अपना याद आता है, जब मेरा जहाँ जन्म हुआ विकास नगर देहरादून याद आता है, मेरा महान धरती है और इतना ज्यादा सुख इस धरती ने मुझे दिया है। जब आप किसी भी प्रदेश में जाते हैं, उड़ीसा जाते हैं, आपको एक अलग पूरा कल्चर दिखाई पड़ता है, अलग तरह के लोग दिखाई पड़ते हैं, तमिलनाडु दिखाई पड़ते हैं, महाराष्ट्र का। क्या आपको लगता है ये देश नहीं पूरा विश्व है, पूरा ब्रह्मांड है, जिसमें आपको हर तरह के दर्शन मिलते हैं, हर तरह की भाषा मिलते हैं, हर तरह के लोग मिलते हैं। जब मैं बचपन था, जब मैं जवान हुआ, मैंने इतना प्यारा भारतवर्ष देखा, भारत माता को इतने सुंदर स्वरूप में देखा, ऐसा देखा कि जिसमें हमारे देश के सारे देशवासी धर्म के बिना, धर्म और जाति के बिना सब हम हिंदुस्तानी थे, प्यार मोहब्बत से रहते थे। पिछले 11 साल में पता नहीं किसकी हमारे देश में नजर लग गई, देश को अलग अलग समाजों में बांट दिया, ऊंच नीच में बांट दिया, हिंदू मुसलमान में बांट दिया, हमारे देश को छूत अछूत में बांट दिया। जिस प्रकार की अत्याचार, जिस प्रकार की एट्रोसिटीज आज देश में दिखाई पड़ रही है, तो मुझे वही डायलॉग याद आता है गुरुदत्त का, जो प्यासा के अंदर उन्होंने बोला था, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। हमारा देश जब आजाद हुआ, उस देश की आजादी के लिए हजारों लाखों कांग्रेसियों ने और नॉन कांग्रेसियों ने भी, जिनका कोई नाम नहीं जानता, जो अदृश्य हैं, उन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। लोगों ने कनपटी में अपनी बंदूक लगा के चंद्रशेखर आजाद जैसे अपने जान त्यागे, प्राण त्यागे। भगत सिंह फांसी पे लटक गए, सुखदेव और राजगुरु फांसी पे लटक गए। उस देश की आज एक ऐसी हालत हो गई है। जब से देश आजाद हुआ, हमारे देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए, जितने भी नेता हमारे हुए, पूरे विश्व में उनको सम्मान मिला। विश्व बंधुत्व की बात की, हमारे देश के सनातन धर्म का पूरे विश्व के अंदर डंका बोलता था। हर आदमी ये समझता था कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म कितना महान धर्म है। जब स्वामी विवेकानंद शिकागो गए और उन्होंने हिंदुत्व की परिभाषा दी और ये बताया हिंदू होता क्या है, सबको गले मिलाता है, सबसे मिलता है, सबको प्यार देता है, मोहब्बत देता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की हमारी भाषा है, वसुधैव कुटुम्बकम हमारी भाषा है। हम पशुओं को भी प्यार करते हैं, पक्षियों को भी प्यार करते हैं, सभी ब्रह्मांड के जीवों को प्यार करते हैं। हम पेड़ों की पूजा करते हैं, हम जानवरों की पूजा करते हैं, पक्षियों की पूजा करते हैं। हमारे समाज ने ऐसी व्यवस्था बनाई है, कोई भूखा न जाए, सबको खाने पीने को मिले, सबका जीवन ऐसा बीते। लेकिन ये 11 साल से हमारे देश को जिस प्रकार से दो भागों में बांट दिया गया और एक ऐसी भावना जागृत कर दी गई लोगों में, और बिना सोचे समझे उस ट्रैप में अंदर लोग आ गए। उनको लगने लगा कि हम हिंदू मुसलमानों से श्रेष्ठ हैं, मुसलमानों को लगा कि वो हिंदुओं से श्रेष्ठ हैं, हिंदुओं को लगा वो सिखों से श्रेष्ठ हैं। सब एक दूसरे से श्रेष्ठता के चक्कर में हमारा देश कई भागों में बढ़ गया। ये उसी प्रकार की स्थिति बन गई जैसे त्रिशंकु के साथ हुआ था। एक ऋषि उन्हें आशीर्वाद देते थे क्योंकि वो तपस्या करते थे, दूसरे ऋषि उनको श्राप देते थे। तो एक ऋषि ने उनको तपस्या से प्रसन्न होकर उनको स्वर्ग में सशरीर जाने की अनुमति दे दी थी।
वो जब स्वर्ग की तरह चले तो दूसरे ऋषि जो उनसे नाराज थे, उन्होंने उनको श्राप दिया, उनको स्वर्ग में नहीं जाने दिया, उनको वापस भेज दिया। नीचे भी नहीं आ पाए, ऊपर भी नहीं आ गए, त्रिशंकु बन के रह गए। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस प्रकार से तटस्थ भाव और सर्व पंचशील की भावना से जिस प्रकार से गुट निरपेक्ष नीति को अपनाया और 150 से ज्यादा देशों को एकजुट किया और एक ऐसी शक्ति बन के हम लोग उभरे, गुट निरपेक्ष राष्ट्र, जिसमें कि अमेरिकन लॉबी भी हमसे थर्राती थी और रशियन लॉबी भी हमसे थर्राती थी। ये कैसे हमारे दिन आ गए 11 साल के अंदर। आज स्थिति ये होती है कि अमेरिका भी हमको धमकी देता है। अमेरिका विश्व के अंदर सबसे ज्यादा टैरिफ हमारे ऊपर लगाता है और ये परिस्थिति हमारे देश की हो गई है कि अब फिर डोनाल्ड ट्रंप ये धमकी दे रहा है कि अगर हमने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो और ज्यादा टैरिफ बढ़ाएगा। अगर हम रूस से तेल खरीद रहे हैं, 25-30% हमें सस्ता तेल मिल रहा है, तो अपने देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए हम रूस से तेल कच्चा क्यों ना खरीदें। अमेरिका कौन होता है हमको ये चेतावनी देने वाला। और दूसरी तरफ रूस हमें ये कहता है कि अगर आप हमारा तेल बंद करेंगे, अमेरिका कहता है कि हम जो रूस से तेल खरीद रहे हैं उसकी वजह से उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और यूक्रेन युद्ध में उसको मदद मिल रही है। हम कैसे अलग थलग पड़ गए हैं। तो मुझे ये जो आज विदेश नीति की परिणति है उसको देख कर लगता है जिन्हें नाज है हिंद पे वो कहाँ हैं। देश की ऐसी कैसी परिस्थिति हो गई कि जहां देश के अंदर 100-200 उद्योगपति पनपा करते थे, नाम उनके बदला करते थे, श्रेणी उनकी बदला करती थी। पहले 10 में 40 साल पहले जो लोग थे, 30 साल बाद वो बदल गए, 20 साल बाद वो बदल गए, 10 साल बाद वो बदल गए। लेकिन पिछले 11 साल से केवल 2 लोग एक ही स्टेट के रहने वाले नंबर 1 और नंबर 2 हो गए। सारी संपत्तियां उनको दे दी गई, सारे रेल, सारे हवाई अड्डे, सारे नाम, सारे। और जहां पे बिहार जैसे राज्य में जहां पे इंडस्ट्री की जरूरत है, उद्योगों की जरूरत है, उन्हें उद्योग नहीं मिले। सारे उद्योग जो है वो गुजरात के अंदर लाके कर दिए गए। सारे जितने भी बड़े बड़े आयोजन होते हैं वो गुजरात के अंदर हो गए। और आपने देखा पिछले 20 साल के अंदर जहां नीतीश कुमार की सरकार है, पिछले 20 साल से एक नया उद्योग नहीं लगा। जितने पुराने उद्योग थे सारे के सारे बंद हो गए, एक भी उद्योग नहीं लगा। इसके कारण बिहार वाले पूरे देश में जाके रोजगार करते हैं, मजदूरी करते हैं। 2 करोड़ लोग प्रवास करते हैं दूसरे प्रदेश में, पत्नियां उनकी बिहार के अंदर रह जाती हैं, पति जाके श्रम करते हैं और अपने साल 2 साल में एक बार भरी हुई ट्रेन में लबालब लदे हुए वापस आते हैं। और जब वो वहां पे आते हैं तो देखते हैं और वो कहते हैं कि अगर हमको 10,000 11,000 की नौकरी बिहार के अंदर मिल जाए तो हमको दूसरे प्रदेशों में जाके इस प्रकार से श्रमिक जैसा व्यवहार क्यों करना पड़े, डांट क्यों खानी पड़े, गाली क्यों खानी पड़े। अगर प्रदेश के अंदर हमको 10-11,000 की नौकरी मिले तो हम अपने परिवार के साथ रहें, अपने बच्चों को देख पाएं। ये कैसी परिस्थिति देश के अंदर बन गई है जहां बड़े लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। और जहां पे पॉल्यूशन का ये हाल हो गया है कि हमारे दिल्ली के आसपास 200-250 किलोमीटर तक जो AQI लेवल है वो 900 के आसपास है। और जहां पे विदेश के अंदर, चाइना के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर जब 50 से ऊपर AQI हो जाता है तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि वो मानते हैं 50 से ऊपर की AQI बिल्कुल गैस चैम्बर बन जाती है और सांस लेने योग्य नहीं है। और हमारे देश में 900-800 के पॉल्यूशन लेवल पे भी हम लोगों को शर्म नहीं आती। तो ये सारी चीजें देखते हुए और सारी परिस्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि देशवासियों को ये सोचना चाहिए और ये प्रश्न जरूर पूछना चाहिए कि जिन्हें नाज है हिंद पे वो कहाँ है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।